नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इस पाठ में से बोर्ड की परीक्षा में 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है शायद वही प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने दिया था। यानी क्रमवाचक विश्लेषण की बात की है तो इसमें ए मार्शल, बी पिगू, सी एडम स्मिथ, डी हिक्स। तो इसका आंसर होगा डी हिक्स ने। दूसरा है, उपभोक्ता की संतृप्ति बिंदु वहाँ होगा जहाँ ए कुल उपयोगिता अधिकतम हो, बी सीमांत उपयोगिता शून्य हो, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों, यानी जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य हो, यानी जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहीं कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों होगा, सी। तीसरा सवाल है कि बजट रेखा का ढाल होगा। तो ए दे रखा है पी एक्स इंटू पी वाई, बी दे रखा है पी एक्स अपॉन पी वाई, सी दे रखा है पी वाई अपॉन पी एक्स, और डी दे रखा है एम अपॉन पी एक्स। तो इसका आंसर होगा बी पी एक्स अपॉन पी वाई। चौथा सवाल है कि इकाई की सीमांत उपयोगिता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एम यू एन बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। दूसरा दे रखा है एम यू एन बराबर एम यू एन माइनस एम यू एन प्लस वन। तीसरा दे रखा है एम यू एन बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन प्लस वन अपॉन टू। और चौथा दे रखा है एम यू एन बराबर टी यू एन प्लस टी यू एन माइनस वन। तो इसका आंसर होगा ए एम यू एन बराबर है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, यानी इसका आंसर ए होगा। पांचवा सवाल है कि वह रेखा जो उन सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है कहलाती है। ए होगा वह रेखा, बी आय रेखा, सी बजट रेखा, या डी उत्पादन संभावना रेखा। तो इसका आंसर होगा सी बजट रेखा। अगला सवाल है छठवां कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र में मांग की कीमत लोच होती है। ए इकाई से अधिक, बी इकाई से कम, सी इकाई के बराबर, या डी उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा सी इकाई के बराबर। सातवां सवाल है कि एक उपभोक्ता की मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है। ए वस्तु की कीमत, बी उपभोक्ता की आय, सी उपभोक्ता की रुचि, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। आठवां सवाल है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ होता है कहलाती है। ए स्थानापन्न वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी विलासिता वस्तुएं, या डी निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा बी पूरक वस्तुएं। इन पूरक वस्तुएं का उपयोग साथ साथ होता है। नौवां सवाल है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किन वस्तुओं की मांग में कमी होती है। ए स्थानापन्न वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी निम्न स्तरीय वस्तुएं, या डी विलासिता की वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा सी निम्न स्तरीय वस्तुएं। 10वां सवाल है कि मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। ए सामान्य वस्तु, बी स्थानापन्न वस्तु, सी गिफिन वस्तु, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी गिफिन वस्तुएं। इन गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। 11वां सवाल है यदि वस्तु की कीमतें एवं उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाए तो बजट रेखा पर प्रभाव पड़ेगा। यानी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दोनों दुगनी हो रही है तो उस स्थिति में बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए दाईं ओर खिसकेगा, बी बाईं ओर खिसकेगा,
सी अपरिवर्तित रहेगा या डी तीनों स्थिति हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सी अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है 12वां कि मान लीजिए कि उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है। तो बंडल पहला दे रखा है 10-10 का, दूसरा 10-9 का और तीसरा है 9-9 का, पर उसके अधिमान का क्रम क्या रहेगा? ए दे रखा है 10-10, 10-9 और 9-9, बी दे रखा है 9-9, 10-9, 10-10, सी दे रखा है 10-9, 10-10, 9-9 और डी दे रखा है 9-9, 10-10, 10-9। तो इसका आंसर होगा ए 10-10, फिर है 10-9 और लास्ट में है 9-9। तो इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रकार हमने जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि उपयोगिता फलन किस प्रकार लिखते हैं। तो उपयोगिता फलन के बारे में बताना है। तो उपयोगिता फलन होता है u बराबर f कोष्टक x1 x2 डॉट 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 xn कोष्टक बंद। यानी u है यहाँ उपयोगिता और x1 x2 ये है वस्तु की मात्रा को दर्शाती है। तो ये उपयोगिता फलन हो गया। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, यानी उपयोगिता की परिभाषा बतानी है। तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु या सेवा है जिससे किसी आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान होती है या उसमें शक्ति होती है, क्षमता होती है, तो वो उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता का परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो भूख मिटाने की शक्ति भोजन में होती है। तो इस प्रकार भोजन भूखे व्यक्ति के लिए उपयोगिता हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि तटस्थ वक्र को परिभाषित कीजिए। देखो तटस्थ वक्र है उसको अंधिमान वक्र तथा उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तटस्थ वक्र कहलाता है। तीसरा सवाल हो गया। अगला सवाल है चौथा कि दो वस्तुओं की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त बताइए। यानी दो स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में हमें उपभोक्ता के संतुलन की शर्त बतानी है। तो इसका आंसर होगा जैसे मान लो दो वस्तु है x और y। तो उस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन तब प्राप्त होता है जब x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में भाग लगा देते हैं x वस्तु की कीमत का, जो कि बराबर होती है दूसरी वस्तु के सीमांत उपयोगिता यानी y के बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा y वस्तु की कीमत। यानी इसका जो संतुलन होगा वह इस प्रकार होगा कि MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, जहाँ MU है सीमांत उपयोगिता और P है कीमत। अगर x की है तो x की सीमांत उपयोगिता और y की है तो y की सीमांत उपयोगिता, और x px है तो x वस्तु की कीमत और py है तो y वस्तु की कीमत। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होते हैं। कि जो तटस्थ वक्र है उदासीनता वक्र है वह मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा तटस्थ वक्र घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तो इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि बजट रेखा का गणितीय समीकरण लिखिए। जब वस्तु x और y, वस्तु x है y एवं x की कीमत है px और y की कीमत है py। यानी दो वस्तु है x और y और x की कीमत है px और y की वस्तु है py। तो इसका समीकरण होगा px इंटू x प्लस py इंटू y बराबर m, जहाँ m है उपभोक्ता की आय,
पी अक्ष है, अक्ष वस्तु की कीमत, पी वाई है, वाई वस्तु की कीमत, अक्ष है अक्ष वस्तु की मात्रा और वाई है वाई वस्तु की मात्रा। तो इस प्रकार ये समीकरण होगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि एकदिष्ट अधिमान को परिभाषित कीजिए। यानी एकदिष्ट अधिमान क्या होता है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा, यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से, ध्यान देना दोस्तों, कि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा न हो, तो अधिमानों के इस प्रकार को एकदिष्ट अधिमान कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो बंडल है तो दो बंडल में एक बंडल की तो अधिक मात्रा हो, एक वस्तु की अधिक मात्रा हो, परंतु दूसरे बंडल की तुलना में उस वस्तु की मात्रा कम ना हो। तो एकदिष्ट अधिमान हो गया कि यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा न हो, तो अधिमानों के इस प्रकार को एकदिष्ट अधिमान कहा जाता है। तो एकदिष्ट अधिमान की परिभाषा हो गई। अगला सवाल है 8वां कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी मांग की जो कीमत लोच है उसका सूत्र बताना है। तो इसका आंसर होगा, वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये मांग की कीमत लॉस का सूत्र होता है। फिर से बता देता हूँ कि वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। जैसे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहाँ डेल्टा क्यू है वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, पी है वस्तु की प्रारंभिक कीमत और क्यू है वस्तु की प्रारंभिक मात्रा। तो ये सूत्र हो गया। अगला सवाल है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो मांग की लोच की परिभाषा बतानी है। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। यानी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। इन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। अगला सवाल है कि मांग का नियम लिखिए। तो सिंपल सा है मांग का नियम। तो इसका आंसर होगा कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है, उसे ही मांग का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार मांग का नियम समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को संक्षिप्त में लिखिए। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता नियम है ह्रासमान, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेगा तो प्रत्येक अगली इकाई वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। वही सीमांत उपयोगिता या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। अगला है कि अंधिमान वक्र का रेखाचित्र बनाते हुए परिभाषित कीजिए। तो अंधिमान वक्र की परिभाषा
ये होगी कि अंतिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इन दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाएगा जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका जो रेखा चित्र है वह इस प्रकार होगा कि हम सारणी बनाएंगे, तो सारणी में दो वस्तुएं लेंगे, x और y, ठीक है, और एक तरफ होंगे संयोग और एक में होगी, तो जैसे जैसे दोनों वस्तुओं के संयोग लिखेंगे हम, और जो इनका वक्र है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ होता है, यानी ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो इस प्रकार इसका रेखा चित्र बनेगा। तीसरा है मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकता हुआ क्यों होता है, तीन कारण लिखिए। यानी मांग वक्र का जो ढाल है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसके तीन कारण बताने हैं। पहला कारण है घटती हुई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। तो ध्यान देना, तो पहला कारण क्या हो गया, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण, क्योंकि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव का, तो आय प्रभाव के कारण क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो घटी हुई कीमत के आधार पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग करता है। तो इस कारण इसका ढाल ऋणात्मक यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो उस स्थिति में मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तो इस कारण तीन प्रभाव हो गए, तीन कारण। पहला है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा है आय प्रभाव और तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। अगर 14वां या अगला सवाल है कि निम्न को परिभाषित करते हुए दो दो उदाहरण दीजिए। इन्हें सभी की परिभाषा बतानी है और इनके सबके दो दो उदाहरण बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यानी स्थानापन्न वस्तुएं क्या हो गई कि वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो इसके दो उदाहरण बताने हैं। इसका पहला उदाहरण है चाय और कॉफ़ी, दूसरा है इसका उदाहरण गुड़ और शक्कर, और भी होते जैसे दाल या सब्जी, ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। अब हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं के बारे में। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है, पूरक वस्तुएं कहलाती है। यानी इनका उपयोग क्या होता है, साथ साथ किया जाता है। जैसे पेन और स्याही, दूसरा हो गया ब्रेड और जैम, तीसरा हो गया कार और पेट्रोल। सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर जो आय बढ़ने पर इनकी मात्रा में वृद्धि होती है और आय घटने पर इनकी मांग मात्रा में कमी होती है। यानी आय बढ़ेगी तो इनकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी और आय घटने पर इनकी मांग मात्रा घट जाएगी। तो इस प्रकार ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती है। जैसे गेहूं, दूसरा हो गया चावल। निम्न स्तरीय वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो आय बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है तथा आय घटने पर इनकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे मोटा अनाज, जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा, और दूसरा हो गया वनस्पति घी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक की परिभाषा जानी और प्रत्येक के दो दो उदाहरण जाने। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न।
जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि अंदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के इष्टतम चयन को स्पष्ट कीजिए। यानी उपभोक्ता के इष्टतम चयन को दर्शाना है। तो इसका आंसर होगा कि अंदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तीन शर्तें लागू होती है। पहली शर्त है कि अंदिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। यानी जो अंदिमान वक्र है, टाटा वक्र है, वो बजट रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि अंदिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। यानी जो टाटा वक्र का ढाल है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। यानी MRS XY बराबर होना चाहिए PX/PY के। और तीसरी शर्त है कि संतुलन बिंदु पर अंदिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। यानी मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीन शर्तें जहां लागू होती है वही क्या होगा, उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा। यानी पहली शर्त हो गई कि अंदिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। दूसरी शर्त है कि अंदिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। और तीसरी है कि उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। जहाँ ये तीन शर्तें लागू होती है वहीं क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन या इष्टतम चयन होगा। तो इस प्रकार ये पहला आंसर हो गया। दूसरे का आंसर है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यानी बजट रेखा क्या होती है वो बतानी है और रेखा चित्र की सहायता से हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बजट रेखा क्या होती है। कि बजट रेखा वह रेखा होती है जिस पर उपलब्ध बंडलों के सेट उपभोक्ता की आय के बराबर होते हैं। यानी जो उपभोक्ता के बंडल है वो क्या होते हैं, उपभोक्ता की आय के बराबर होते हैं, वही बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा समझ में आगे होगी कि बजट रेखा वह रेखा है जिस पर स्थित सभी बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। यानी बजट रेखा को कीमत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बजट रेखा वह रेखा है जिस पर स्थित दो वस्तुओं के सभी बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, बजट रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार ये परिभाषा हो गया। अब रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो रेखा चित्र, जब बजट रेखा आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित होती है, और जब आय में कमी होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ स्थानांतरित होती है। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में बजट रेखा बाईं तरफ स्थानांतरित होती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस स्थिति में बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित होती है। अब अगला प्रश्न है कि मांग को परिभाषित कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। कि मांग क्या होती है वो समझाना है। तो मांग जानते हैं कि एक दी हुई समय अवधि में किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है तथा जिसे खरीदने हेतु उसके पास पर्याप्त आय है वह मांग कहलाती है। यानी मांग के लिए तीन शर्तें आवश्यक है। पहली है उपभोक्ता के पास उपभोक्ता की इच्छा। दूसरी है उपभोक्ता के पर्याप्त क्रय शक्ति। और तीसरी है त्याग की तत्परता। तभी वह वस्तु उपभोक्ता के लिए मांग कहलाएगी। तो अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कारक, पहला है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय से मांग प्रभावित होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग में कमी होती है। दूसरा है स्वयं वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। यानी दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। रुचि व पैशन। किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि होगी
या जो वर्तमान में फैशन में चल रही है तो उस वस्तु की तो मांग बढ़ेगी, और जो वर्तमान में फैशन में नहीं चल रही है और जिसकी रुचि नहीं है उपभोक्ता की, वह उस वस्तु की मांग में कमी होगी। तो इस प्रकार हमने कुछ जाने हैं। चौथा सवाल है कि मांग की लोच का अर्थ बताते हुए, मांग की लोच का अर्थ बताते हुए मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मांग की लोच क्या होगी? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। तो सिंपल सा है आंसर इसका कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के 3 प्रकार है। पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा है मांग की आय लोच, और तीसरा है मांग की तिरछी व आड़ी लोच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच। तो इसे मांग की लोच भी कहा जाता है। सेम टू सेम जो मांग की लोच की परिभाषा है वही इसकी परिभाषा होगी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसका सूत्र होगा मांग की कीमत लोच बराबर है वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो पहले का हमने जान लिया। दूसरी है मांग की आय लोच। तो इसकी परिभाषा जानते हैं। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की आय लोच कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में मांग की आय लोच कहलाती है। तो इसका सूत्र होगा वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो ये आय लोच हो गई। तीसरी है आडी व तिरछी लोच। तो आडी व तिरछी लोच क्या होती है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, ध्यान देना दोस्तों, कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की तिरछी या आड़ी लोच कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा तो उससे प्रभावित होकर दूसरे की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। तो इसका सूत्र होगा, जैसे मान लो दो वस्तु है, एक हो गई x और दूसरी हो गई y। तो इसका सूत्र होगा वस्तु की मांग की तिरछी लोच बराबर होगा कि वस्तु x की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु y की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हमने ये मांग की लोच और मांग की लोच के प्रकार जाने हैं। पांचवा सवाल है कि मांग की कीमत लोच और कुल व्यय में संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी मांग की लोच और कुल व्यय में संबंध दर्शाना है। तो यह मांग कुल व्यय विधि के आधार पर मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली है लोचदार, दूसरी है इकाई के बराबर और तीसरी है बेलोचदार या इकाई से कम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोचदार या इकाई से अधिक। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की कुल व्यय में उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच लोचदार होती है। तो कहने का तात्पर्य है अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय में कमी होगी। इन दोनों विपरीत संबंध है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय में कमी होगी, और वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो कुल व्यय में वृद्धि होगी। तो उस स्थिति में कुल व्यय विधि के अकॉर्डिंग मांग की लोच लोचदार होती है।
दूसरी है इकाई के बराबर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता अर्थात कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यानी वस्तु की कीमत बढ़े चाहे घटे उस स्थिति में कुल व्यय स्थिर ही रहेगा तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और तीसरी है बेलोचदार या इकाई से कम। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में समान दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों में समान दिशा में परिवर्तन हो रहा है। कहने का है जब वस्तु की कीमत घट रही है तो कुल व्यय भी घटेगा और वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने मांग की लोच और कुल व्यय विधि में संबंध जान लिया है। तीसरा अगला जो सवाल है कि अक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का बजट रेखा में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जैसे मान लो हम अक्स पर तो ले लेते हैं अक्स वस्तु क्षैतिज अक्ष पर तो ले लेते हैं हम अक्स वस्तु और वाई अक्ष पर ले लेते जो वाई अक्ष होता है या लंबवत अक्ष होता है उस पर हम ले लेते हैं वाई वस्तु की कीमत। तो एक बजट रेखा है अगर अक्ष वस्तु की कीमत में क्या वृद्धि अक्ष वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और वाई वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है तो उस स्थिति में जो बजट रेखा है वह बाईं तरफ स्थानांतरित होती है तथा अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने पर तथा वाई वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहने पर बजट रेखा दाएं तरफ स्थानांतरित होती है। यही स्थिति वाई वस्तु के साथ भी होगी। जब वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ स्थानांतरित होती है और जब वाई वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वाई वस्तु बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित होती है। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तब तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तथा वस्तु एक्स और वाई स्थिर रहती है कीमत तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर स्थानांतरित होगी। अगला सवाल है कि मांग की कीमत लॉस की श्रेणियों को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो मांग की कीमत लॉस की श्रेणियां बतानी है। तो मांग की जो कीमत लॉस की श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की होती है। पहली है अनंत लोच यानी पूर्णतया लोचदार। दूसरी है लोचदार यानी इकाई से अधिक। तीसरी है इकाई के बराबर। चौथी है बेलोचदार यानी इकाई से कम और पांचवी है शून्य लोच या पूर्णतया बेलोचदार। तो अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णतया लोचदार या अनंत लोच। तो जब वस्तु की कीमत में नगण्य या कुछ भी परिवर्तन नहीं होता परंतु मांग में अनंत परिवर्तन हो तो उस स्थिति में मांग की लोच अनंत लोच या पूर्णतया लोचदार होती है और मांग वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है। दूसरा है पूर्णतया पहला हो गया पूर्णतया लोचदार। दूसरा है लोचदार यानी इकाई से अधिक। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो अधिक होता है यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक या लोचदार होती है और मांग वक्र अधिक सपाट होता है। तीसरी है इकाई के बराबर यानी मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है और मांग वक्र बनता है आयताकार अतिपरवलय। चौथी है बेलोचदार या इकाई से कम।
मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती है। और मांग वक्र का जो ढाल होता है वह अधिक ढलान वाला होता है। और पांचवी है शून्य लोच। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उस स्थिति में मांग की लोच शून्य लोच या पूर्णतः बेलोचदार कहलाती है। तो इस प्रकार हमने 5 श्रेणियों के बारे में जाना है। अगला जो सवाल है कि आय में परिवर्तन के कारण बजट रेखा में होने वाले परिवर्तन को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत इजी सवाल है कि इसमें क्या होगा, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगी, यानी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उस स्थिति में बजट रेखा बाईं तरफ या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 के बारे में 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।